नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कुमार राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में हमारा जो सेकंड प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम हमारा जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसमें हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव भूगोल की प्रकृति। विद्यार्थियों, भूगोल का स्वतंत्र विषय रूप में विकास प्रारंभिक रूप में हम ग्रीक भूगोलवेताओं के कार्यों के साथ प्रारंभ मान सकते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषय को सुस्पष्ट संरचना प्रदान कर उसे भूगोल शब्द प्रदान किया। आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व जो प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान थे एरोटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था अलेक्जेंड्रिया में। उन्होंने उस समय ज्योग्राफी शब्द को ग्रीक भाषा के दो शब्दों से माना, एक तो जो और एक ग्राफी शब्द से मिलकर माना, जिसका अभिप्राय होता है ज्यो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफियन का मतलब होता है वर्णन करना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पृथ्वी का वर्णन करना होता है। इस दृष्टि से पृथ्वी का स्पष्ट विवरण ही भूगोल कहलाता है। वहीं प्रोफेसर पीटर हेगेट ने भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी अध्ययन न मानकर इसमें मानवीय अध्ययन को भी सम्मिलित किया। वहीं स्ट्रोबो ने भूगोल को बसे हुए विषयों का विवरण बताया। प्राचीन काल में भूगोल को विविध रूपों में वर्णित किया जा रहा है। यह नवीन संकल्पनाओं के समावेश के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। मध्यकाल में 800 से 1400 एडी तक हम भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई थी, वरन ग्रीक और रोमन विद्वानों द्वारा स्थापित भौगोलिक ज्ञान में कमी आई थी। इसी अवधि में केवल मुस्लिम विद्वानों का विकास हुआ था। वही आधुनिक भूगोल का विकास है वो 17वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। वहीं 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव और वितरण का अध्ययन होने लगा। वहीं भूविज्ञान, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान के साथ ही अन्य प्राकृतिक विद्वानों का अध्ययन प्रादेशिक भौगोलिक अन्वेषणों के आधार पर होने लगा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय संगणना, व्यापारिक सांख्यिकी तथा नरजातीय अध्ययनों ने भी स्थान लिया और 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप सहित विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी भूगोल का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाने लगा है। इसी दौरान भूगोल में विशेषीकरण प्रारंभ हुआ तथा इसका धीरे धीरे पृथक्करण हुआ और कई शाखाओं में विभक्त हुआ। सर्वप्रथम भूगोल का भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल दो रूपों में ही विभाजन हुआ। तत्पश्चात इनका पुनः गौण शाखाओं के रूप में विभाजन हुआ। फलस्वरूप आज हम भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विषय के रूप में जाने लगा है। विद्यार्थियों, तो सर्वप्रथम ये दो शाखाओं में विभक्त हुआ, एक तो मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। भूगोल और मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि हम पहले जो हम भूगोल में भौतिक भूगोल तो भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे जब उनकी प्रकृति पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल और उसकी प्रकृति के बारे में। भूगोल के उपक्षेत्र विभाजन योग्य नहीं होकर परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भूगोल के सभी उपविभाजनों में तीन तथ्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पहला है पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली भौतिक और मानवीय परिघटनाओं में विद्यमान क्षेत्रीय भिन्नता, और यह भिन्नता ही इसका प्रमुख है वो माना जाता है तथ्य में एक। दूसरा है भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवीय समाजों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंधों का परिरक्षण करता है। जहाँ ये रहते हैं उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। वहीं दूसरा है स्थानिक तंत्र पर प्रकाश डालता है, जो कि पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की भौतिक परिघटना एवं मानवीय गतिविधियों को संयोजित करता है। ये दोनों तथ्य मिलकर तीसरे तथ्य को जन्म देते हैं, जिसमें प्रादेशिक विश्लेषण कह सकते हैं हम। भूगोल में मानव पर्यावरण तथा पारिस्थितिकीय संबंधों का तथा स्थानिक अंतःक्रिया की व्यवस्था में किसी विशेष क्षेत्र की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्रीय आमुखीकरण को कुछ भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक भूगोल कहा। कुछ अन्य भूगोलवेताओं कुछ विशेष वर्गों का चयन करते हैं, जिसमें पृथ्वी तल का विभिन्न भागों के रूप में अध्ययन करते हैं। ये क्रमबद्ध भूगोलवेता भौतिक पर्यावरण तथा अन्य मानवीय समूह के कुछ पक्षों पर ही प्रकाश डालते हैं। इस दृष्टि से जिस प्रकार प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटकों, भू आकारों के वितरण, वायुमंडल आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं, उसी प्रकार भूगोल की दूसरी प्रमुख जो शाखा है वो है मानव भूगोल, जिसमें संपूर्ण मानव पर्यावरण का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में किया जाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल वर्तमान संसार का अध्ययन करने के साथ ही अब भविष्य में परिवर्तित दुनिया का भी अध्ययन करता है। इसमें मानव के अध्ययन पर बल दिया जा रहा है
मानव कहाँ, कैसे, क्यों अपनी क्रियाकलापों से संपादित किया जा रहा है, जिसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं की जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मानव भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण से संबंध रखता है। साथ ही हम देखते हैं मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानवीय समुदायों के स्थानिक वितरण और विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरणीय समायोजनों का अध्ययन है। साथ ही जनसंख्या का वितरण संपूर्ण पृथ्वी या प्रकृति में संपन्न होकर भिन्न भिन्न पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जिनके साथ मानवीय विभिन्न क्रियाओं के तहत समायोजन भी करता है। ये समायोजन मानवीय वर्गों द्वारा पर्यावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंधों के रूप में प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरणों का उपयोग करते हुए उसमें यथासंभव परिवर्तन करते हैं। इन परिवर्तनों द्वारा ही समायोजन हो जाता है। परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक परिदृश्यों का निर्माण करता है और इस प्रकार मानव भूगोल में इन सभी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें मानव समुदाय है वो प्रमुख क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मूलतः दो प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। प्रथम है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। मानव प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न रूपों में रहता है तथा मानव के विकास, वितरण और क्रियाकलाप आदि में प्राकृतिक वातावरण प्रमुख प्रभावकारी कारक माना जाता है। मानव इन विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में विकसित होकर अपने क्रियाकलापों के लिए अपने को अनुकूलन करता है, जिसमें स्थानिक भिन्नता मिलती है। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले मानव वर्ग शीत वातावरण के प्रति, मध्य अक्षांश में रहने वाले किर्गिज शीतोष्ण वातावरण के प्रति तथा विषुवतीय के क्षेत्रों में रहने वाले पिग्मी उष्णकटिबंध के अनुकूल रहकर अपनी क्रियाएं करते हैं। साथ ही इन सभी अनुकूल भौगोलिक दशाओं का भिन्न भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में जनसंख्या, संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से भी समलक्षण होते हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उस क्षेत्र विशेषताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानवीय वर्गों के क्रियाकलाप, जीवन पद्धति का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है और इस प्रकार इसमें केवल मानवीय व्यक्तित्व का ही अध्ययन नहीं वरन भूतल पर प्रदेश के प्रत्येक विशेष संपूर्ण मानव समुदाय के वातावरणीय समायोजन का भी अध्ययन होता है, जिसमें स्थानिक विभिन्नताएं मिलती है। 19वीं शताब्दी के पूर्व में भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान था, जिसमें भूतल के परिवर्तन स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तब इसमें सामान्य भूगोल कह सकते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है प्रजातियों की उत्पत्ति भी प्रकाशित हुई, जिसमें जीवों की उत्पत्ति और प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलता की स्पष्टता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। इसमें डार्विन ने बताया था कि वातावरण में सफल अनुकूल करने वाले जीव ही जीवित रहते हैं, शेष जातियों का विलोपन स्वयं हो जाता है। इसमें प्राकृतिक चयन कहलाता है और डार्विन के इन विचारों से प्रभावित होकर तत्कालीन जो मानव के जो पिता के रूप में जाने थे फ्रेडरिक रेटजेल ने भूगोल में मानवीय पक्ष को स्थायी देकर उनके अध्ययन पर बल दिया था विशेष तौर से। और रेटजेल ने मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंधों की व्याख्या को महत्वपूर्ण मानते हुए भूगोल की एक शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी थी, जिसे हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार इसकी जो प्रकृति थी वो भी कंप्लीट होती है। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो फ्रेडरिक रेटजेल को। कई बार इनसे संबंधित जो इनकी पुस्तक है मानव भूगोल या यूं कह दो कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है, तो फ्रेडरिक रेटजेल की। और मानव भूगोल की जो शाखा के रूप में इसको पहचान दिलवाई है वो फ्रेडरिक रेटजेल ने दिलवाई है, जो कि एक जर्मन के प्रमुख प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।